सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 दैट डील्स विद रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो ये चैप्टर नंबर 2 बेसिकली बात करता है कि कौन से फैक्ट्स हैं जो हम कोर्ट में एज रेलेवेंट फैक्ट प्रूव कर सकते हैं, या जिस भी फैक्ट पे कोर्ट में डिस्कशन हो सकती है केस के संबंध में या केस के रिगार्ड में। कोई भी जुड़ी बात जो रेलेवेंट है और प्रोडक्टिव है, वो हमें पता लगती है सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक। एविडेंस एक्ट कहता है कि सेक्शन 5 से लेके सेक्शन नंबर 55 तक दी हुई कोई भी बातें आप कोर्ट में एज रेलेवेंट फैक्ट डिस्कस, प्रेजेंट और प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 5 के साथ। सो सेक्शन नंबर 5 सबसे पहले हमें ये बता रहा है कि कोर्ट में एविडेंस देने के लिए हमें सिर्फ वही एविडेंस इकट्ठा करने हैं जो एविडेंस किसी फैक्ट इन इशू के साथ जुड़े हैं या कोई फैक्ट जो रेलेवेंट है उनके साथ जुड़े हैं। Now let's see what does it says. Evidence may be given in any suit or proceeding of existing or non-existing of every fact in issue, and as such the fact hereinafter declared to be relevant. मतलब आप कोर्ट में सिर्फ उन्हीं चीज़ों का एविडेंस दे सकते हैं जो कि सूट में या तो फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इन इशू का मतलब है कोई डिस्प्यूटेड पॉइंट है, या फिर वो फैक्ट किसी भी तरीके से रेलेवेंट है, जो भी तरीके सेक्शन नंबर 6 से लेके 55 तक ये एक्ट हमें बता रहा है। अगर उन किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई भी फैक्ट आपको कोर्ट में देने के लिए रेलेवेंट लगता है जो 6 और 55 के अंडर रेलेवेंसी में फॉल कर रहा है, तो वो सारे सेक्शंस के लिए और वो सारे एविडेंसेस आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 5 इज सेइंग। नाउ सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 कह रहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन। सो फ्रेंड्स, ये सेक्शन बात कर रहा है एक बहुत फेमस डॉक्ट्राइन की जिसे हम कहते हैं रेस जेस्टे। मतलब रेस जेस्टे का मतलब होता है कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी और सिमिलर फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है या डिपेंडेंट ऑन अनदर फैक्ट है, तो वो डिपेंडेंट होने वाला फैक्ट भी अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। मतलब फैक्ट विच इज़ दो नॉट एन इशू, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा फैक्ट जो हालांकि डिस्प्यूटेड नहीं है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड फैक्ट से इस तरीके से जुड़ा है कि उस डिस्प्यूटेड फैक्ट को प्रूफ करने के लिए या डिसप्रूफ करने के लिए आपको वो प्रीसीडिंग फैक्ट को कोर्ट के सामने लेकर आना पड़ेगा। तो वो फैक्ट भी अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट इन इशू चाहे नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड ज़रूर है, क्योंकि जो भी फैक्ट इन इशू है वो उस फैक्ट इन इशू का एक जुड़ा हिस्सा है, चाहे वो प्रीसीडिंग है चाहे वो सब्सीक्वेंट है। So fact which is though not an issue are so connected with fact in issue forming the part of a same transaction are relevant whether they occurred at the same time or different time or places। चाहे वो सेम समय और जगह पे हुए हों या कोई अलग समय या जगह पे हुए हों, अगर वो फैक्ट इन इशू से जुड़े हैं तो वो फैक्ट खुद में एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप इसकी इलस्ट्रेशंस भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। So let's move to section number 7. So section number 7 is talking about those facts which are disclosing the occasion, cause और effect of fact in issue। मतलब कोई भी ऐसा fact in issue अगर है, कोई disputed point है जिसका कारण हमें किसी fact से पता लग रहा है, या उस चीज़ की situation और occasion हमें उस चीज़ से पता लग रहा है, या फिर हमें उसका result उस fact in issue के साथ connectivity में लग रहा है, तो इन दैट सिचुएशन सेक्शन नंबर 7 के अकॉर्डिंग वो सारी ओकेजनल, कॉन्सिक्वेंशियल और इफेक्ट जो रिजल्ट्स हैं वो सारी चीज़ें रेलेवेंट मानी जाएंगी, चाहे वो फैक्ट इन इशू नहीं है। सो फैक्ट्स विच आर इन ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट और इमीडिएट अदरवाइज रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट ऑफ अ थिंग्स विच हैपन एंड अफोर्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ अकरेंस एंड ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट। मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू का ओकेजन बता रहा है, सिचुएशन कि वो क्यों कैसे हुआ होगा, और कारण बता रहा है कि उसके पीछे का कारण क्या था, उस चीज़ को क्यों करा गया था, और वो रिज़ल्ट भी बता रहा है हमें कि इस चीज़ के होने के बाद ये कॉन्सिक्वेंस आ गया। तो उस चीज़ के लिए जो भी चीज़ें ये कॉन्सिक्वेंस, ये रिज़ल्ट, ये ओकेजन और कॉज बताती हैं, वो सेक्शन 7 में खुद में एक रेलेवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 जो बात कर रहा है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हर सेक्शन का एक तरह से बेस माना जाता है जब भी आप कोई क्रिमिनल लॉ का कोई सेक्शन क्रिमिनलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। सो सेक्शन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 8 जो है मोटिव बता रहा है। सेक्शन नंबर 8 उस फैक्ट्स को रेलेवेंसी दे रहा है जो किसी भी पर्सन जो अक्यूज्ड है उसके ऑफेंस करने के पीछे का मोटिव, उसकी प्रेपरेशन और वो ऑफेंस कर देने के बाद की उसकी एक्टिविटीज़ को
दर्शा रहा है। मतलब एनी फैक्ट विच इज़ रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। मतलब कोई भी डिस्प्यूटेड फैक्ट जो केस का है, उस डिस्प्यूटेड फैक्ट का जो मोटिव बता रहा है, या उस डिस्प्यूटेड फैक्ट की जो प्रेपरेशन के साथ जुड़ी बातें हैं, या उस प्रेपरेशन के बाद होने वाला जो उसका एक्ट था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन एक ऑफेंस करके किसी दूसरी स्टेट में एब्सकॉन्ड कर गया, सो द फैक्ट दैट ही इज एब्सकॉन्डिंग इज रेलिवेंट अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि वो सब सीक्वेंट एक्ट है उसका। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स जो हैं ये खुद में रेलिवेंट माने जाएंगे। सो लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 9। सो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 9 जो है ये बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो कोर्ट्स में आए दिन क्रिमिनल ट्रायल्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो कोर्ट्स में जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल चलता है तो उसमें एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नाम की चीज़ ज़रूर करवाई जाती है, जिसे हम शिनाख्त नाम से भी जानते हैं। मतलब किसी भी अक्यूज़ की पहचान करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ नोन एज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो वो सेक्शन 9 के अधीन किया जाता है। सेक्शन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एनी फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ रेलिवेंट फैक्ट। मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जो कोई फैक्ट इन इशू या कोई रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करता है या इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मतलब किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को वो सपोर्ट कर रहा है या उसे अपोज करने में मदद कर रहा है, तो वो अपोजिंग और सपोर्टिंग फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 9। जैसे कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की मैं आपसे बात कर रही थी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में क्या होता है, जो अक्यूज होता है उसकी पहचान कराई जाती है विटनेस के द्वारा। जो भी आई विटनेस रहता है वो पहचान करता है, आइडेंटिफाई करता है किसे, अक्यूज को, कि हाँ यही पर्सन जो था वहाँ पर मौजूद था क्राइम के समय। तो ये प्रोसेस जो होता है, दिस इज़ नोन एज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो ये सेक्शन नंबर 9 के अंदर रेलिवेंट है। नाउ मूविंग टू सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कह रहा है थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। मतलब कॉन्स्पिरेसी करने वाले जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके साथ जुड़ी अगर कोई बात है जो फैक्ट इन इशू या फैक्ट को बता रही है या डिस्क्लोज कर रही है या उनकी कॉन्स्पिरेसी स्टैब्लिश कर रही है, तो वो फैक्ट खुद में एक रेलिवेंट फैक्ट है। when there is a reasonable ground to believe that two or more person have conspired together to commit an offense or actionable wrong or anything that is offensive, तो वो चीज़ जो है इस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट मानी जाएगी। मतलब कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग अगर कोई इवेंट या कोई फैक्ट इन इशू आप लाना चाहते हैं कोर्ट के आगे या एविडेंस लाना चाहते हैं, तो आप उसका एविडेंस ज़रूर ला सकते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 कहता है कॉन्स्पिरेसी के संबंधित कोई भी बातें हैं वो कोर्ट के अंदर रेलिवेंट मानी जाएंगी अगर वो कॉन्स्पिरेसी के ग्राउंड्स को रिवील कर रही है। तो सेक्शन नंबर 11 उन फैक्ट्स के रेलेवेंसी की बात कर रहा है जो रेलेवेंट ना होते हुए भी रेलेवेंट बन जाते हैं। इस सेक्शन को हम छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। एक पर्सन है ए, उस पर्सन ने बी का मर्डर किया और उसके ऊपर बी के मर्डर का ट्रायल चालू हो गया। जब उसके ऊपर बी के मर्डर का ट्रायल चल रहा था तो ए आके कहता है कि जज साहब मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैंने ये मर्डर किया ही नहीं, जबकि ये मर्डर जब हो रहा था तब तो मैं अपनी बहन की शादी में व्यस्त था, तो मैं अपने बहन की शादी में था उस टाइम, तो मैं इस जगह पर कैसे हो सकता हूँ। तो इस सिचुएशन में उस पर्सन का वहाँ पे ना होना ये रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, और उस पर्सन का उस प्लेस पे होना जहाँ वो बता रहा है कि वो अपनी अपनी सिस्टर की मैरिज पे था, तो उसकी सिस्टर की मैरिज पे उसकी प्रेजेंस जो है वो फैक्ट एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। हालांकि मर्डर से उसकी सिस्टर की मैरिज का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस फैक्ट के तहत वो फैक्ट भी रेलेवेंट माना जाएगा। सो इसे मोस्ट फेमसली हम बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। मतलब कोई पर्सन प्ली ऑफ एलिबाई लेता है तो वो प्ली ऑफ एलिबाई का जो भी उसका एजर्शन है वो सेक्शन 11 में रेलेवेंट माना जाता है। देन इज सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 कह रहा है इन द सूट ऑफ डैमेजेस फिक्स टेंडिंग टू इनेबल अ कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट इज रेलेवेंट। मतलब सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 12 कोई भी डैमेजेस के सूट में डैमेजेस की अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए कोई भी फैक्ट अगर इफेक्टिव या इफेक्टिंग फैक्टर लगेगा तो वो फैक्टर खुद से एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। सो एनी फैक्टर दैट इफेक्ट्स द क्वांटम ऑफ डैमेजेस इन डैमेज सूट, सो इन दैट केस वो फैक्टर अफेक्टिंग एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। देन नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 कह रहा है फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट एंड कस्टम इज इन क्वेश्चन। मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी कस्टम या
किसी राइट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का फैक्ट हमें डिस्क्लोज कर रहा है, या उसका मॉडिफिकेशन, रिकग्निशन, एजर्शन या डिनाइड कोई भी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा है, तो वो फैक्ट खुद में एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। मतलब कस्टम और राइट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव करने वाले फैक्ट्स जो है वो खुद में एक रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अंडर सेक्शन 13 देन इज सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 हमें ये बता रहा है कि फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। मतलब सेक्शन नंबर 14 कह रहा है किसी भी पर्सन की मानसिक स्थिति और उसकी बॉडीली फीलिंग या बॉडीली स्टेट जो है ये खुद से एक रेलेवेंट फैक्ट है। मतलब अगर कोई पर्सन ए नाम का पर्सन बी को मार रहा है, तो अगर ए पर्सन हैंडीकैप्ड है तो उसका हैंडीकैप होना एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा कि क्या वो पर्सन इस कंडीशन में है कि उसे मार सके। सो इन दैट वेरी सिचुएशन उसकी बॉडीली फीलिंग और उसकी बॉडीली स्टेट जो है वो भी रेलेवेंट केस में मानी जाएगी। सो फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एस इंटेंशन, नॉलेज और गुड फेथ और नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, ये सब रेलेवेंट मानी जाएंगी। और साथ ही साथ किसी बॉडी की स्टेट, जैसे कि अभी हमने हैंडीकैप की बात की, वो भी रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, और बॉडीली फीलिंग की भी जो रेलेवेंसी है देखी जाएगी कोर्ट में। तो सेक्शन नंबर 14 हमें क्या बोल रहा है, किसी भी मानसिक स्थिति जो भी क्राइम करते समय किसी ऑफेंडर की हो सकती है, वो उसका माइंड स्टेट, जो मेंटल स्टेट है, वो काफ़ी इफेक्टिंग फैक्टर साबित हो सकता है और रेलेवेंट फैक्ट भी कंक्लूड किया जा सकता है कोर्ट में। नाउ सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 कह रहा है फैक्ट्स बियरिंग ऑन द क्वेश्चन वेदर एक्ट इज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो जब भी कोर्ट के अंदर कोई ऐसा सवाल सामने आएगा कि जो ये एक्ट हुआ है, क्या ये एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, ऐसे सवाल के साथ जुड़ी कोई भी बात जो रेलेवेंट है, या कोई भी ऐसा फैक्ट या तथ्य जो हमें ये साबित करने में मदद करे कि ये एक्ट जो हुआ है ये अपने आप से एक्सीडेंटली हो गया है या इसे इंटेंशनली किया है, तो वो सारी बातें जो हैं, वो फैक्ट्स जो हैं, वो सेक्शन 15 के अंदर रेलेवेंट होगी। मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो ये डिस्क्लोज करने में और ये प्रूफ करने में मदद करे कि कोई फैक्ट इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है। सो देन इज सेक्शन नंबर 16। तो अब बारी है सेक्शन नंबर 16 की। सेक्शन नंबर 16 कह रहा है एग्जिस्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। मतलब व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर द पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंगली नेचुरली वुड हैव बीन डन रेलेवेंट। मतलब फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 16 का पोर्शन हमने कवर किया, जिसमें हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात की जो कोर्ट में रेलेवेंट हो सकते हैं और जिनका एविडेंस आप कोर्ट में दे सकते हैं। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो कोर्ट में रेलेवेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एडमिशन की। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेक्शन नंबर 5 से सेक्शन नंबर 16 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट देन डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स, और आप इसकी इलस्ट्रेशन ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द इलस्ट्रेशंस ऑल्सो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक सेक्शन को इलस्ट्रेशंस के साथ में डील कराऊंगी।